नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल मैथ्स विद मोहन गुप्ता में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई है, जिस सीरीज के अंदर हम लोग मदर्स एजुकेशन हब में हर संडे को होने वाले ऑफलाइन टेस्ट के सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं और मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को किस तरीके से हमें एग्जाम में करना चाहिए उसको। दोस्तों, पिछले सारे 4 वीडियो मैंने अब तक अपलोड कर दिए हैं और 5वां वीडियो ये है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल है, इस पर जाकर के आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एचटी का सॉल्यूशन हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन उन स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही है जिन्होंने ये टेस्ट दिया है। जिन स्टूडेंट ने ये टेस्ट नहीं भी दिया, उन स्टूडेंट को भी हर क्वेश्चन को पहले पोज करना है, उस क्वेश्चन को खुद से करना है और फिर आपको देखना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे थे और हमें एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। हो सकता है कि 25 में से आपके और मेरे 20 क्वेश्चन का तरीका सेम मिल जाए, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जिन स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सर मेरी स्पीड कम रहती है, मैं पूरे क्वेश्चन कर नहीं पाता हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों के बाद मैं इसके ऊपर और भी कंटेंट डालना शुरू करूंगा, लेकिन अभी उसमें कम से कम 1 से 2 वीक लगेंगे। 1 वीक तो कम से कम आप मान के चलें। 1 या 2 वीक बाद आपको इसके अंदर टॉपिक वाइज कंटेंट या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में डालना शुरू करूंगा। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर क्योंकि मैं ये हम लोग कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं कि मैं उसको बेसिक से लास्ट तक हम लोग करें। इसके अंदर मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को बेसिक कुछ बातें टॉपिक की पता है। जैसे कि स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, मैं उनके फीडबैक के ऊपर बहुत काम करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग जरूर अपना कमेंट जरूर किया करो। आप लोग क्या चाहते हैं, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप लोगों के हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं। हर कमेंट को मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको फुलफिल कर पाऊं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको। तो आप लोग जो भी कमेंट करेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप चाहते हैं कि सर सबसे पहले कवर कराएं, तो आप लोग कमेंट करके उसको बता सकते हैं। दोस्तों, जिनको मान लो जिन्होंने कोई नया स्टूडेंट है जिसने अभी अभी जस्ट बैच शुरू किया है या अभी पढ़ना एसएससी की तैयारी करना शुरू की है, उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन के अंदर आप पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, पूरी मैथ्स का आप रिवीजन कर रहे होंगे और पूरी मैथ्स का सिलेबस आपका साथ साथ में कवर हो रहा होगा। अगर मान लो कोई टॉपिक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ज्योमेट्री आपका नहीं हुआ, या आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं अभी आपका ज्योमेट्री चल ही रहा है और आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन कोई आ गया, तो आपको उसको स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को देखो। हो सकता है कि वो आपको आधा समझ में आए, आधा ना आए, लेकिन अगर वो आपको समझ में भी नहीं आया तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे दोस्तों, 25-25 क्वेश्चन हर वीक, हर महीने में 100 क्वेश्चन, और अगर आप 6 महीने की बात करें 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन की, और वो अच्छे क्वेश्चन, ऐसे नहीं है बेसिक क्वेश्चन तो उसमें होंगे नहीं। आप जानते हैं कि मदर्स की जो टेस्ट सीरीज है उसका लेवल बड़ा अच्छा होता है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग अभी जो हमने जस्ट शुरू की है सीरीज, तो अभी एवरेज लेवल आ रहा है या कुछ क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। धीरे धीरे हमने लेवल को इंक्रीज करना शुरू किया, धीरे धीरे आने वाले 1-2 वीक में आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल और बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर जब आप क्वेश्चन को देखेंगे और जब आप वो टॉपिक कर रहे होंगे तो आप सारे के सारे पॉइंट को रिकॉल कर रहे होंगे, आपको वो टॉपिक बेहद अच्छे से समझ में आएगा, आप रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ ये पॉइंट हमने देखा है, हमने सीखा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ए प्लस बी 12 डेज। फिर बोला है बी और सी मिलकर उसे 15 डेज में कर सकते हैं। बी और सी मिलके 15 डेज में कर सकते हैं। फिर बोला यदि सी की तुलना में ए डबल एफिशिएंट है, ये ए है, ये सी है, सी की तुलना में ए डबल एफिशिएंट है, इसका मतलब ए डबल काम कर रहा है, ये सी एक काम करेगा। तो उस काम को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, हमसे बी का टाइम पूछा। दोस्तों, आप मुझे बताओ, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम, जो आएगा 60, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, को डिवाइड करेंगे ये आएगा। आप मुझे बताओ यहाँ ए और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास बी नहीं है, ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है 2:1। क्या इन दोनों की एफिशिएंसी में एक का डिफरेंस है? और आप यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों जगह बी तो कॉमन है और ए और सी अलग है और उनकी एफिशिएंसी में भी एक ही का डिफरेंस। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सी एक ही काम कर रहा है और ए 2 काम कर रहा है, तभी तो डिफरेंस 1 का होगा। अब आप बताओ, ए और बी मिलके 5 काम कर रहे हैं तो बी को कितना काम करना पड़ेगा? 3, तभी तो 3 + 2 5 होगा। और आप चेक कर सकते हो कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
बी और सी को मिलके 4 काम करना चाहिए, बी और सी मिलके 4 ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी को अकेले को 60 काम करना है। तो दोस्तों 60 काम करना है और 3 काम करता है, कितने दिन लगेंगे? 20 डेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 8 अंकों की, दोस्तों इस सीरीज में आप देख रहे होंगे कि हम लोग फालतू की बात बिल्कुल करते ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एक एक सेकंड बड़ा कीमती और मैं आपका एक भी मिनट एक भी सेकंड खराब नहीं करना चाहता। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई बकवासबाजी हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई की बात करते हैं। यदि 8 अंकों की एक संख्या है जो 88 से डिविजिबल है, तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? दोस्तों अगर 88 से डिविजिबल है तो 88 का मतलब है 11 इंटू 8, तो ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी के 3 अंक काम के होते हैं, लेकिन अगर ये अंक इवन आ जाता है, अगर ये संख्या सम हो जाती है, तो उस केस में केवल लास्ट के 2 नंबर काम के होते हैं, मतलब y और 2, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ 8 का भाग कब जाएगा? जब 8 चौक 32, मतलब y का मान 3 हो सकता है, या 8 नाम 72, 72, तो y की वैल्यू 7 भी हो सकती है। तो y की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और 7 भी पॉसिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 11 से भी डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों ये होता है कि आप इसमें से इसको घटाएं, 2 में से 0 को घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे 3 आएगा, x में से 4 को घटाएंगे x माइनस 4, y में से 2 को घटाएंगे, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम घटाते हैं, y में से 2 को घटाएंगे ये, और इन सब का जो सम है, इन सब का जो टोटल है दोस्तों, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड होना चाहिए मतलब या तो ये 0 होना चाहिए, या फिर ये 11 होना चाहिए, या फिर ये 22 होना चाहिए, या ये 33 होने चाहिए, इस तरीके के नंबर होने चाहिए। तो दोस्तों मैं देखता हूं कि 3 और 2 5, 5 में से 6 जाएंगे तो -1, मतलब ये बचेगा x प्लस वाई -1, और ये वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए, या 11 होनी चाहिए, या 22, इस तरीके की कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब दोस्तों y की वैल्यू 3 या 7 में से एक होगी। अब y की वैल्यू अगर 3 या 7 हो गई तो इनका टोटल x प्लस वाई की वैल्यू अगर 3, मिनिमम 3 भी लेता हूं तो 3 में से एक जाएगा तो 0 तो नहीं बच सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू 0 तो नहीं हो पाएगी। अगर मैं 22 की बात करूं दोस्तों तो x प्लस वाई का मान 23 करना पड़ेगा, तब 1 घटा के 22 आएगा। क्या x प्लस वाई एक एक डिजिट के नंबर हैं? क्या वो उनका सम अगर मैं 9 भी लेता हूं तो 18 हो सकता है? इसका मतलब इससे ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू पक्का 12 ही होनी चाहिए। 12 में से एक जाएगा तो 11 आएगा, तो हमारे पास आ गया कि x प्लस वाई बराबर 12, ये फिक्स हो गया। अब आप बताओ y की वैल्यू हमारे पास 3 या 7 पॉसिबल थी, मैं यहां लिख देता हूं y की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। अब आप बताओ अगर y की वैल्यू 3 होती है तो x की वैल्यू को 9 करना पड़ेगा, 9 और 3 12 होंगे, और अगर y की वैल्यू 7 रखता हूं तो 7 और 5 12 करना पड़ेगा। तो x की और y की वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन तो ये पॉसिबल है 9 और 3, और एक 5 और 7 ये पॉसिबल है। उसने हमसे पूछा है 4x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी? 4x प्लस 3y, दोस्तों 4x इसका 4 गुना करूंगा 36, प्लस 3y इसका 3 गुना करूंगा 9, 36 प्लस 9 45 ऑप्शन। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 4x 5 चौका 20, और 3y इसका 3 गुना करेंगे 21, ऑप्शन में 41 है नहीं, इसलिए 41 नहीं हो सकता। इसके 2 ऑप्शन पॉसिबल है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। दोस्तों जिन्होंने भी ये पेपर नहीं दिया है उन लोगों को पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, फिर आप यहां सॉल्यूशन देखें। आप लोग जिन्होंने नहीं दिया है वो इस क्वेश्चन को पोस्ट करें और इसका सॉल्यूशन करें, और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। अभी ने 624 रुपए में 2 आर्टिकल्स परचेज किए, एक को 14% लॉस पर बेचा, दूसरे को 14% प्रॉफिट पर बेचा। यदि दोनों का एसपी सेम है तो उनकी सीपी में डिफरेंस क्या है? दोस्तों मुझे उन दोनों की मिला के सीपी दी गई है, ये जो वैल्यू है वो दोनों की मिला के सीपी है। तो पहले की सीपी अगर हम CP1 मान लें और दूसरे की CP2 मान लें, तो वो कह रहा है कि पहले को जो 14% लॉस पर बेचा, 14% लॉस का मतलब 86% पे बेचा, 14% कम में बेचा, और दूसरे को 14% प्रॉफिट पर बेचा, इसका मतलब 114% पे बेचा। और इन दोनों की जो बेचने की रेट है वो क्वेश्चन में दी गई है बराबर है, सेम रेट पर बेची गई, विक्रय मूल्य समान है। तो आप मुझे बताओ यहां से CP1 और CP2 का रेशियो पूछूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 114 अनुपात 86, 86 हो जाएगा।
नंबर क्रॉस हो जाते हैं ये। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की मिला के सीपी 624 है। आप अगर देखेंगे इन दोनों का टोटल है 200। 200 की वैल्यू 624 दे रखी है। अगर 624 वैल्यू 200 की है तो एक की वैल्यू ये आ जाएगी। और हमसे पूछा है उनकी सीपी में डिफरेंस बताओ, क्या इनका डिफरेंस 14 और 14 28 का है क्या? 28 की वैल्यू हमको बतानी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 14% लॉस मतलब 14% कम करेंगे 86%, 14% प्रॉफिट मतलब ज्यादा करेंगे 114%। तो यहां से दोनों की सीपी का रेशियो हमारे पास आ गया। इन दोनों का टोटल 200 हमें दे रखा है 624 के बराबर। तो अगर 624 200 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू ये हो गई। और हमें इनका डिफरेंस पूछा है 28 पूछा है। देखो दोस्तों 2 से ये कटेगा 14 बार। अब मैं यहां पर 4 चौका 16, इकाई का अंक 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो मैं कैलकुलेशन ज्यादा करूंगा, यानी मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। मुझे पता है नीचे की तरफ 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट सब में आ रहे हैं, लेकिन 4 गुना 4 16 आएगा, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो हम कैलकुलेटर नहीं है जो हर जगह कैलकुलेशन करने लगे। हमें सिर्फ ऑप्शन देखना है और आंसर निकालना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 संख्याओं का 12 नंबर्स का एवरेज दे रखा है हमें 46। पहली 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 43। अगली अंतिम सॉरी लास्ट 5 नंबर का एवरेज दे रखा है ये। पांचवी छठी सात संख्या सातवीं से 4 और 6 ज्यादा है, तो पांचवी और सातवीं संख्या का एवरेज क्या है? दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखो टोटल 12 नंबर है, इसमें पहली 4 संख्याओं का एवरेज 43 है, सभी नंबर का एवरेज 46 था। ये कितना कम है? 3 कम है। कितनी संख्याओं का? 4 संख्या। और मैं सिर्फ डेविएशन चेक कर रहा हूं। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी, पिछले वीडियो नहीं देखे, आप वो वीडियो देखिए, उसमें भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर देखते हैं दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे कि बार बार आपका एक ही कॉन्सेप्ट का कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ हम ऐसे क्वेश्चन में डेविएशन चेक करते हैं कि 46 से 43 3 कम हो रहा है 4 नंबर में। यहां अंतिम 5 संख्या, अगली 5 संख्याओं में क्या हो रहा है? एवरेज हो गया इतना। दोस्तों आप बताओ ये एवरेज बढ़ गया ना, 3.4 प्लस हो गया, 3.4 प्लस हो गया। कितनी संख्याओं में? 5 संख्या। अब आप मुझे बताओ, ये तो हो गया माइनस का 12 और ये हो गया 17 17। देखो कैसे करते हैं, मैंने इसको आधा करा 1.7, इसको 10 डबल कर दिया 10। कैलकुलेशन के भी अपने तरीके हैं। इसका आधा करा, इसको डबल करा तो ये तो 10 बन गया, 1.7 बन गया, और गुना करा तो 17 आ गया। इसका मतलब इन 4 संख्या और 5 संख्या, इन 9 संख्याओं में 5 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये 5 संख्या कौन सी कम होंगी? जो बच गई वो संख्या 5 कम करनी पड़ेगी। जितना उनको होना चाहिए उससे 5 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो 5 ज्यादा लेके बैठे हुए हैं। अब दोस्तों पहली 4 संख्या के बाद पांचवी छठी और सातवीं संख्या बच गई। इसमें बोला है कि पांचवी और छठी संख्या सातवीं से 4 और 6 ज्यादा है। इसका मतलब अगर सातवीं संख्या को x माने तो पांचवी और छठी संख्या जो है वो 4 और 6 ज्यादा है। एक तो 4 ज्यादा हो जाएगी और एक 6 ज्यादा हो जाएगी। ये पांचवी छठी सातवीं संख्या है, सातवीं से 4 ज्यादा और ये का। तो हमसे पूछा है पांचवी और सातवीं का एवरेज, इन दोनों का एवरेज पूछा गया है। एवरेज का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू। x और x प्लस 4 में 4 का अंतर है, तो बीच वाली वैल्यू x प्लस 2 होगी। इसका मतलब मुझे x प्लस 2 की वैल्यू बतानी है। अब दोस्तों मुझे बताओ, तीन तीन संख्याएं हैं और इन सभी संख्याओं का एवरेज 46 था, तो इन तीन संख्याओं का टोटल 46 के हिसाब से 46 इंटू 3 करेंगे, 35 18 12 और 1 13, 138 होना चाहिए था। लेकिन ये 138 से 5 कम होंगी, क्यों? क्योंकि 5 ये ज्यादा लेके बैठे हुए हैं। तो इन तीन संख्याओं का टोटल इसके बराबर होना चाहिए। इन तीन संख्याओं का टोटल इसके बराबर होना। तो आप यहां देखेंगे 6 और 4 10, 10 उधर जाएगा, तो 5 घटाएंगे 133 और 10 और चला गया 123। ये किसकी वैल्यू हो गई? 3x की। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा 41 बार। लेकिन हमें x नहीं चाहिए था, हमें इन दोनों का एवरेज चाहिए था। आपको पता है x और x प्लस 4 का एवरेज x प्लस 2 होगा, तो 41 में 2 जोड़ देंगे 43। दोस्तों ये x है, ये x प्लस 4 है। अब आप इसका एवरेज भी अगर ऐसे निकालने बैठ गए कि प्लस करके 2, तो फिर तो हो गया सिलेक्शन। आप लोगों को अपने तरीके सुधारने पड़ेंगे, या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो जो सुधरा हुआ वो सिलेक्शन ले जाएगा। और मुझे पता है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आप 100% अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी से 20% कम है, 20% को हम बोलते हैं 1/5। तो 5 से 1 कम करेंगे 4 हो गया ए बी से। सी डी से 30% ज्यादा है, 30% को बोलते हैं 3/10। तो 3/10 ज्यादा करेंगे तो
डी 10 है तो ये हो जाएगा 13। ये हमारे पास ए और बी का रेशियो है, ये सी और डी का रेशियो है। फिर बोल रहा है यदि डी ए से 25% कम है। अब हमें डी और ए में रिलेशन दिया है, अभी तक ये दोनों रेशियो अलग अलग है, इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि डी ए से 25% कम है। 25% को हम बोलते हैं 1/4, 4 पे 1 कम करेंगे 3, तो बोल रहा है कि डी ए से, ए मतलब 4 है तो डी कितना है 3 है। तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा सही है, और चारों ऑप्शन में बी और सी में एक रिलेशन दिया है। दोस्तों अब यहां ए और डी का रेशो हमें 4:3 करना है। ये तो 4 है, लेकिन अगर इसको 3 बनाना है तो 3 बनाने के लिए आपको 10 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 बन जाएगा। अब हमें बी और सी का रिलेशन बताना है, तो दोस्तों देखो बी तो है 5, बी तो कितना आ गया 5, और सी की वैल्यू बात करें तो 13 3 39, 39/10 करेंगे 3.9। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। और इसका रेशो अगर हम लोग निकाल लें यहां पर, तो आप देखेंगे ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर ऐसा हो जाएगा। इन्होंने 0.78 और 0.39, देखो दोस्तों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। और अगर मैं 100 को हटाना चाहता हूं तो 100 हट करके यहां क्या लग जाएगा, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट अगर हटाते हैं तभी तो 2 जीरो लगती है। तो यहां से आप देखेंगे सी की वैल्यू आ गई है 0.78 बी, सी बराबर 0.78 बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। ये तो 4 था, देखो जब तक ये रेशियो हमें नहीं दिया जाता ना, तो हम इस तरीके से चीजों को नहीं कर सकते थे। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। x की वैल्यू हमें दी है और इसकी वैल्यू पूछिए। दोस्तों इसकी वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू हो। अगर देखो ये कभी भी इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो बात तो हम करेंगे ही नहीं। अब एसटी के अंदर हम बेसिक बातें तो मैंने आपको बताया था हम नहीं करेंगे। मैं मान के चलूंगा कि आपको कुछ बातें आती है, लेकिन जो नहीं पता वो मैं बताता चलूंगा। दोस्तों कभी भी अगर इरेशनल नंबर नीचे की तरफ दिखे, जैसे x की वैल्यू आपको दे रखी है, मैं यहां लिख देता हूं √5 - 2। अब कई स्टूडेंट लग जाते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करने में। आपको रैशनलाइजेशन इस तरीके से नहीं करना। कभी भी रैशनल नंबर नीचे है तो आप इसको बिना कुछ करे ऊपर लिख दें √5, और माइनस है तो प्लस कर दे केवल। और फिर क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाते हैं, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया 1, 1 नीचे लिख देते हैं। लेकिन आपको पता है नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं। मैं फिर से समझा रहा हूं, जैसे अगर आपके पास लिखा है 1/√7 + 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको बिना कुछ करे प्लस को क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर इसके स्क्वायर 7 में से इसके स्क्वायर 4 को घटाएंगे 3 नीचे की तरफ, हम ऐसा करते हैं। लेकिन देखो ज्यादा डिटेल में इसके अंदर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सीरीज जो है उसके अंदर मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बेसिक बातें आती हैं, तो हम ज्यादा कुछ इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। हम तो सीधा ये बोलेंगे कि अगर x की वैल्यू ये है तो जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 5 में से 4 को घटाएंगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे, 1 हमें नीचे लिखना पड़ेगा जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो ये x की वैल्यू है। और 1/x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1/x मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1/x की वैल्यू तो √5 - 2 ही है। और अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, माइनस कर दूं, तो आप देखेंगे ये कट जाएगा, x - 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और 2 4। और दोस्तों हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो ये पूछी गई है। इसका फॉर्मूला होता है a³ + 3a, मतलब इसका क्यूब करते हैं प्लस इसी का 3 गुना, 4 × 12 इसमें ऐड कर देते हैं, 76 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57। एक व्यक्ति इतने टाइम में धारा के अपोजिट 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और केवल 24 मिनट में वापस आ जाता है। वापस मतलब अगर अपोजिट गया है तो धारा की दिशा में आया होगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को हम 20/60 आवर्स बोल सकते हैं, मतलब 1/3 घंटे बोल सकते हैं। तो 1 and 1/3 का मतलब होता है 4/3। मैं ये कह सकता हूं कि इतने किलोमीटर चला है 4/3 टाइम में, 4/3 घंटे में। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या आ जाती है, स्पीड। और ये धारा के अपोजिट स्पीड है जो होती है x - y, तो 4 से 4 कटेगा, ये कितना आ गया 3। और वो बोल रहा है कि वापस से यही 4 किलोमीटर की दूरी
वो 24 मिनट में आ जाता है। मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 60 नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है अपॉन टाइम, टाइम कितना है 24 मिनट, मिनट को मैंने घंटे में बदला है तो 60 ऊपर चला जाएगा। 4 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा 10 बार। लेकिन दोस्तों ये स्पीड अगर धारा के अपोजिट थी तो वापस तो वो धारा की दिशा में आया हुआ। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x + y। तो हमसे पूछा है स्थिर जल में, स्थिर जल में चाल मैंने x मानी हुई है, धारा की चाल को मैंने y माना हुआ है। 13 किलोमीटर की दूर जाने में कितना वक्त लगेगा, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का टोटल करो। ये हो गया 13 बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 13/। वो कह रहा है कि इस चाल से 13 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों 13 किलोमीटर जाना है 13 किलोमीटर, और किस स्पीड से जाना है, 13/2 से। तो 13 से 13 कट जाएगा, 2 नीचे से ऊपर आ जाएगा, 2 घंटे आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान सी बात है। इसमें भी देखो बहुत सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ती हैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए। ट्राइंगल एबीसी में ए बी एफ और सी डी लंब है, जिसका रेशो हमें दे रखा है, तो तीनों साइड का रेशो क्या। दोस्तों आप एक चीज को समझें, सी डी ए बी के ऊपर लंब है, तो देखो सी डी यहां पर है और पूछा उसने ए बी का है, इसका मतलब उसने ट्राइंगल की हाइट का रेशो देके बेस का रेशो पूछा है। हमेशा एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, उसको याद रखना। कभी भी ट्राइंगल की तीनों साइड देके हाइट का रेशो पूछे, या हाइट देके साइड का रेशो पूछे, साइड देके हाइट का रेशो पूछे या हाइट देके साइड का रेशो पूछे, दोनों का मेथड सेम होता है। आपको सिर्फ इतना सा करना है, 2, 3 और 4 इनको उल्टा कर देना है। 2, 3, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4। यही हमारा आंसर। एलसीएम आ जाएगा 12। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कटेगा 6 रेशो 4 रेशो। ऑप्शन नंबर सी हमारा। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक होता है बेस इनटू हाइट। जैसे अगर ट्राइंगल की साइड को मैं ए बी सी मान लूं और हाइट को h1 h2 h3 मान लूं, तो AH1 इक्वल होता है BH2 इक्वल होता है CH3। देखो दोस्तों टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपको पता है 25 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के बताने हैं, और वो मैं चाहता हूं कि 45 मिनट से ज्यादा का वीडियो ना बने। तो उस केस के अंदर मैं इतनी बेसिक बातें को स्किप करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आगे मैं वीडियो डालूंगा। लेकिन आप लोगों को इसमें लर्निंग बहुत मिलेगी दोस्तों, हर एक चीज आपको नई चीजें सिखा के जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया तो आपको डरना नहीं है। आपका एलजेब्रा हुआ है नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ये इक्वेशन दी गई है और हमसे इसका मान पूछा। देखो दोस्तों अगर इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है, फिर भी वो चाहता है कि हम x और y का और z का एग्जैक्ट मान निकालें, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, या फिर ये कंपैरिजन करने का सवाल होता है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये स्क्वायर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं मैं समझाता हूं। देखो x वाले टर्म को एक तरफ लिखो, ये है 16x², और ये है 24x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है 9y², और y वाला टर्म ये 24y माइनस का है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 24। इसी तरीके से ये है 4z², और ये 24z माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 24। अब देखो इसके अलावा -61 इधर जाएगा तो +61 बनेगा, पर हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। मैं आपको बताता हूं कि 61 को तोड़ते कैसे। अगर मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, देखो दोस्तों चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, इसका फॉर्मूला होता है a² + -2ab + b। ध्यान से आप मेरी बात को सुनना, जो ये वाला टर्म होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ये टर्म ये कहता है कि भाई जिन दो नंबरों का स्क्वायर यहां पर है, उनके प्रोडक्ट का डबल यहां होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसका आधा करना है, उसका स्क्वायर करना है। इसका आधा हुआ 4, इसका आधा कितना हुआ 4। आपको उसका डबल करना है, 4 का डबल कितना होता है 12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप पहले इस टर्म का क्या करेंगे, आधा। कलर चेंज कर देता हूं। पहले आपको इस टर्म का करना है आधा, और आधा करके करना है डबल। इसका आधा कितना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। मुंह से निकल कुछ हो रहा है, दिमाग में चल कुछ हो रहा है। होता है जब टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा बताने होते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई बात छूट भी ना जाए। मैं इन बातों को छोड़ना भी नहीं चाहता, और मुझे बताया अगर तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है।
कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा चलेगा। ये किसका स्क्वायर है? 16, 4 का। तो आपको क्या करना है, 4 का डबल करना है। 4 का डबल कितना होता है? 8। अब आप मुझे बताओ ये 8 का कितने गुना है? 3 गुना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 यहां पर जुड़ेगा। आपको मैं फिर से समझा रहा हूं, ये किसका स्क्वायर है? 4। उसका कारण क्या है? लॉजिक समझो कि ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो 4 तिया 12 का डबल 24 यहां पर होना चाहिए। फिर से समझो, ये किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का स्क्वायर है, 3 का डबल करो 6, 3 का डबल करो 6। और ये कितने गुना है उसका? 4 गुना। तो 4 का स्क्वायर कर लो, 16 यहां पर जुड़ो। ये किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 का डबल करो, 2 का डबल करो 4। और ये 4 का कितने गुना है? 6। तो 6 का स्क्वायर करो, 36 यहां पर जुड़े। कारण क्या है? वो कारण मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया। अब आप देख सकते हैं कि 9 प्लस 16 25, 25 और 36 61 ही होते हैं। मतलब ये सारे के सारे नंबर जोड़ करके पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, यहां जीरो बचेगा। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को? देखो दोस्तों, ऐसा करते ही क्या होगा, ये टर्म बन गया 4x, माइनस का साइन है तो -3 का होल। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक का टर्म अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3y, प्लस का साइन है तो प्लस बनेगा। किसका स्क्वायर है? 4 का है तो 4 का स्क्वायर। और प्लस ये वाला टर्म किसका स्क्वायर है? 2z, प्लस का साइन है तो प्लस बनेगा। और ये किसका स्क्वायर है? 6 का। 6 का स्क्वायर बराबर 0। और दोस्तों, अगर वर्गों का योग 0 है, सारे के सारे स्क्वायर हैं, अगर स्क्वायर्स का सम 0 है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये टर्म भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। अब आप बताओ, अगर ये 0 है तो 4x माइनस 3 बराबर 0, तो 3 उधर चला गया। 4x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया? 3/4। इसी तरीके से अगर ये 0 है तो उधर जाएगा -4। जब इसकी वैल्यू -4 होगी तभी तो ये 0 बनेगा। अगर 3y बराबर -4, तो y बराबर क्या आ गया? -4/3। अगर इसको 0 करना है तो इसका मान -6 करना पड़ेगा। अगर 2z बराबर -6 तो z बराबर क्या आ गया? बस इन वैल्यूज को उठा करके रख दो और हमारा आंसर सामने होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2z, इसका डबल करेंगे -6, माइनस एक्स इंटू वाई, इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा बेसिक फिर भी बताना पड़ा। मन नहीं मानता, कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को बात समझ ना आए तो उससे बढ़िया है कि 1 मिनट और लगा ले। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जब मैं अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा तो दोस्तों, ऐसे सवाल को आप कैसे, अभी तो मैं ज्यादा उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा, कैसे इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर अंदर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। 5 सेकंड मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं दोस्तों, देखते ही आप बता देंगे किसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमें नीचे दिया गया एक रेक्टेंगल है ABCD। आप सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, हाँ क्लियर है। जिसमें हमें ये वैल्यू दे रखी है x+2, DE की वैल्यू दे रखी है DE की वैल्यू दे रखी है x+1, मैं यहां लिख देता हूं x+1 DE। और DG बराबर BC बराबर 10, DG भी 10 है और BC भी 10 है, ठीक है। और CG बराबर x है, C से लेके G x है, ठीक है। ये सारी वैल्यू दे रखी है। तो ट्रायंगल EFG का एरिया क्या होगा? EFG का एरिया, इसका एरिया। अब देखो, कई स्टूडेंट तो यहां पर देखते बोलेंगे सर ये क्वेश्चन गलत है, ये x है तो ये x+2 कैसे हो सकता है? अरे दोस्तों, उसने कब कहा है कि लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है ये ऐसी तिरछी लाइन आ रही हो? अरे हो सकता है ना कि लाइन तिरछी आ रही हो, ऐसा हो। डायग्राम में समझाता हूं, हो सकता है डायग्राम इस तरीके से बना हुआ हो, ऐसे हो लाइन, लाइन ऐसे हो, ये वाली लाइन ऐसे हो। उसने कब बोला है कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है? केवल देखने से तुम थोड़ा ना मान लोगे। तो आपको यहां पर जब तक वो बोलेगा नहीं, आप इसको मान नहीं सकते। चलो देखते हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। यहां पर देखो, अगर ये x+10 है पूरा, तो ये वाला रेक्टेंगल है तो ये भी x+10 होना चाहिए। 10 होने के लिए 2 है तो 8 चाहिए। अगर 2 है तो हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए। ये क्या हो रहा है? 8 चाहिए। और ये x हटाने के लिए माइनस का x लाना, नहीं x+10 करना है ना, सॉरी, बिल्कुल सही है। हमें इस पूरे की लंबाई को x+10 करना है, तो x+10 करने के लिए x था 8 और तो 10 हो जाएगा। अब आप बताओ, ये पूरा का पूरा 10 है तो इसको 10 करने के लिए ये तो 1 है, 9 हमें चाहिए। और x को हटाने के लिए -x करना पड़ेगा, तभी तो x से x कटेगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब आपसे इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है।
दोस्तों अगर मैं पूरे रेक्टेंगल में से इसको इसको और इसको माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास जो बचेगा वो यही बचेगा क्या? ट्रायंगल ही बचेगा। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है 10 और चौड़ाई है 10 प्लस एक्स, तो मैं 10 इंटू 10 प्लस एक्स इसमें से माइनस करूंगा इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ करूंगा तो 8 की जगह 4 हो जाएगा, इंटू 9 माइनस एक्स, तो 4 इंटू 9 माइनस एक्स। इसमें से माइनस और करना है मुझे, क्या माइनस करना है? इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 करूंगा 5 हो जाएगा, 5 गुना एक्स प्लस 1। और इसमें से मैं माइनस करूंगा इसका। अब ये कौन सी आकृति है? ट्रेपेजियम में, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। ये तो पैरेलल नहीं है, मुझे नहीं पता ये लाइन पैरेलल है, पर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर रहा हूं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों का सम करूंगा तो x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 2, इंटू हाइट है वो यहां से यहां तक की हाइट है 10। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, माइनस का 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, ये माइनस का 5x, ये माइनस का 5, ये 2 से कटेगा 5 बार, तो 5 दूना 10x, और 5 दूना 10 माइनस का 10। अब देख लो जो कटरा पिट रहा है वो काट लो, बाकी आंसर इसी फॉर्म में आएगा जो भी है, देख लो। तो यहाँ पर 10x से ये 10x कट रहा है, तो ये 4x माइनस 5x करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का x। और 100 में से 36 गया 64, 64 में से 5 गया 59, और 10 गया 49, 49 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो एक आसान सा सवाल था, केवल एक्स वैक्स देकर के आपको डरना नहीं। दो सर्कल जिनमें प्रत्येक की रेडियस 17 यूनिट है, एक दूसरे को सी और डी पर काटती है। ये दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 17 सेंटीमीटर प्रत्येक की, ये एक दूसरे को सी और डी पर काटती है। यदि ए बी 30 है, जहां ए और बी सर्कल के सेंटर है, ए और बी सर्कल के सेंटर है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमको 30 दे रखी है। तो कॉमन कोड CD की लंबाई बताओ। कॉमन कोड CD की लंबाई बतानी है दोस्तों। अगर ये पूरा 30 था तो क्या ये 15 हो जाएगा? और क्या सर्कल की रेडियस 17 है तो ये रेडियस 17 हो गई, और ये एंगल 90 होता है, साथ में ये दोनों बराबर होते हैं। अब आप बताओ, ट्रिपलेट हम जानते हैं 8, 15, 17, इसका मतलब इसकी लंबाई 8 आ गई। अगर इसकी लंबाई 8 है तो इसकी लंबाई भी 8 होगी, तो 8 और 8 16, 16 हमारी कॉमन कोड की लंबाई। आसान सा सवाल है, चलो बढ़ते हैं। एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% डिस्काउंट देकर एक वस्तु खरीदता है, मतलब जो भी उसकी मार्क प्राइस है 100 रुपए, उससे 20% कम 80 में खरीद, और सूची मूल्य से 25% अधिक मार्क करता है। इस 100 रुपए से 25% ज्यादा 125 मार्क कर रहा है। ये खरीदने की रेट है, ये उसकी मार्क प्राइस। यदि वह नई मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट दे, यदि वो इस पर 20% डिस्काउंट दे, इसका 20%, 12 दूना 24 और एक 25 रुपए का डिस्काउंट देगा, 100 रुपए हो जाएगा। 20% कैसे निकालते हैं? पहले 10% निकालो, 12.5 डबल कर दो 25, 25 का डिस्काउंट देगा, 100 में बेचेगा। तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। 80 का सामान 100 में गया, कितना कमाया? 20 कितने पे? 80 पे। 20/80 मतलब 1/4, 25%। आसान सा सवाल है, बढ़ते हैं आगे। एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 साल में इतने से बढ़ के इतनी हो जाती है, ओके, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित, संयोजित शब्द जब भी हो जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल का राशि कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। ओके ठीक है दोस्तों, कितने रुपए थे? 12,000। कितने हो गए? 2073। अगर मैं यहां पर इनका रेशो निकालूं दोस्तों, तो आप देखेंगे 12 से कटेगा 1000 बार, 12 से कटेगा 12 एकम 12, 8 बचा, 12 7 84, 3 बचा, 33 हो गया, 12 एकम 12, नहीं 33 हो गया ना, तो 12 दूना 24, 24 तो कितना बचा? 9, 12 96। ये 3 साल का रेशो आ गया दोस्तों। अगर 3 साल से 1 साल का रेशो निकालना है, टाइम अगर 1/3 करते हैं तो हम क्यूब रूट करते हैं, इसका क्यूब रूट होगा 10
और इसका क्यूब रूट होगा 12। आप बताओ, एक साल का रेशियो 10-12 आ गया, आप चाहे तो 100 और 120 कर सकते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। 2 रुपए का इंटरेस्ट 10 पे बोलो, या 0 लगा दो ना, तो 120 रुपए हो रहे हैं एक साल में, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमसे वो 2 साल का इंटरेस्ट चाहता है। 20% से 2 साल की इफेक्टिव रेट 44% होती है, तो 44% आपको इसका निकालना पड़ेगा। इसका 1% है 120, और 44% निकालना है तो गुना 44 करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 4 दूना 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट में 8 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट को 12,000 में जोड़ना है। देखो 12,000 में जोड़ूंगा तो लास्ट का अंक तो 0 ही रहेगा, यहां पे भी 0 है, यहां पर भी 0 है, लेकिन यूनिट डिजिट 8 ही रहेगी, 8 एक ही ऑप्शन में। तो मैं पूरी कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूं। यही तरीके दोस्तों आप लोगों को सीखने हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सा सवाल नजर आ रहा है। ऑप्शन जरूर बेहद थोड़े से अजीब लग रहे हैं, देखते हैं। मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर, और ये वैल्यू है 3 को इधर भेज देते हैं तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5/3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, 2/3। ये वैल्यू किसकी आ गई है? 2 टेन स्क्वायर थीटा की। 2 से 2 कटेगा तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। रूट कर देंगे। कितने डिग्री पर ये वैल्यू होती है दोस्तों? 30 डिग्री पर। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो साफ साफ ये दिख रहा है, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री साफ साफ दिख रहा है। साइन 30 और कोस 60 का मान सेम होता है, या साइन 60 और कोस 30 का मान सेम होता है। आपको पता है ना, वैल्यू हम लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, और फिर उल्टा कर देते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं साइन 30 का मान और कोस 60 का मान सेम हो जाए। चलो बढ़ते हैं आगे। हल्का ही सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें। यदि किसी धनराशि पर 7.5% की रेट से 15 महीने का सिंपल इंटरेस्ट उसी धनराशि पर 12.5% की रेट से 8 महीने के सिंपल इंटरेस्ट से 32.5 अधिक है, तो वह धनराशि क्या है? ओके दोस्तों, 7.5% का मतलब हो गया 3/40। आपको नहीं पता? 15% तो पता होगा, 15/100 कर लो, या तो 15% 15/100 करेंगे 3/20 आएगा, और 15% का भी ये आधा है, तो 3/20 का आधा जो आएगा 3/40। तो 3/40 इंटरेस्ट, ये रेट है कितने महीने की? 15 महीने। महीने में बात कर रहा हूं मैं, महीने में। और यहां पर अगर हम बात करें 12.5% बोलते हैं 1/8, और 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये महीने में बात कर रहा हूं मैं, अभी साल की बात नहीं हुई है। ये दर जो है वो साल की, लेकिन हम महीने में कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इनका डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है। दोस्तों अगर ये महीने है, महीने को साल में कैसे बदलेंगे आप? 12 से डिवाइड करके। ये डिफरेंस हमारे पास आना चाहिए। तो देखो 3 से कटेगा, ये 8 से तो कट गया 8 बार, ये कुछ कट नहीं रहा, 5 से कट रहा है, बिल्कुल 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 8 बार। तो 9/8 में से 1 को घटाएंगे तो ये आएगा 1/8, और 1/8 को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/96। तो जो भी प्रिंसिपल है उसका 1/96 का डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस हमें बराबर दे रखा है 32.5 के। ऑप्शन देखो, 32.5 को गुना करेंगे तो पूरी पूरी वैल्यू आएगी, पॉइंट में तो आएंगी नहीं, बचे 2 ऑप्शन। इसको गुना करूंगा 100 तो 3200, ये लो। देखो दोस्तों मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से समझाता हूं। मैं ये कैलकुलेशन पहले बता देता हूं कि ये जो होता है वो 15% का आधा होता है। 15% मतलब 15/100, 3/20, उसका आधा करेंगे 3/40। जो भी प्रिंसिपल है उसका 3/40 और गुना 15 महीने। महीने को हमको साल में बदलना होता है, क्योंकि रेट साल में होती है ना। पर मैं साल में यहां पर भी नहीं बदला, क्योंकि यहां पर भी महीना था और यहां पर भी महीना ही है, 8 मंथ लिखा हुआ है, तो मैंने 12 से डिवाइड बाद में एक साथ कर दी। तो जो भी प्रिंसिपल है उसका ये 3/40 इंटू 15 करेंगे, और ये 1/8 इंटू 8 करेंगे, और 12 से डिवाइड मैंने बाद में कर दिया। इतने का जो डिफरेंस है वो हमें 32.5 के बराबर दे रखा था। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये वैल्यू लगभग 100 के आसपास है क्या? 100 से गुना करूंगा तो 3200 के आसपास वैल्यू कुछ आनी चाहिए। और ऑप्शन पॉइंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो सम संख्या से अगर 0.5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा पूरा नंबर आएगा। तो यहां पर क्योंकि आप ऐसे समझ लें कि मैं इसको डबल करूंगा और इसको आधा कर दूंगा। इवन नंबर को तो हम आधा कर ही सकते हैं,
तो जब मैं इसको आधा कर दूंगा, इसको डबल कर दूंगा, तो नंबर पॉइंट में तो नहीं आने वाला है। और मैंने ये भी देख लिया कि पॉइंट के अंदर 2 ऑप्शन थे, इसको तो मैंने ऐसे ही हटा दिए। एक 312 एक 3120 है, क्योंकि 3200 के आसपास वैल्यू आएगी तो 3120। चलो बढ़ते हैं आगे। बाकी आप गुणा करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कैलकुलेटर बने, मैं चाहता हूं कि आप इंस्पेक्टर। दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट बीच में ही छोड़ जाते हैं, बीच में आगे वाले क्वेश्चन के अंदर उनको, अगर मान लो आपका कोई टॉपिक नहीं हुआ और वो आपको थोड़ा कम भी समझ में आया, तो क्या परेशानी है, क्या हार्ज है उसमें? जितना समझ आ रहा है अच्छी बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप वो टॉपिक करेंगे तब आप रिकॉल करेंगे सारे पॉइंट। एक पार्टनरशिप वाले बिजनेस में आरंभ में बी की पूंजी ए की पूंजी की 3/2 है। बी की पूंजी ए की पूंजी की, मतलब ये ए और बी की बात करें तो बी की पूंजी ए की पूंजी की, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बी की पूंजी 3 है, ए की पूंजी 2 है। ए की पूंजी 2 हो गई, ए की पूंजी 2 हो गई, और बी की पूंजी कितनी हो गई? 3 हो गई। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया। 8 महीने बाद बी ने, तो 8 महीने तक तो बी ने इतना ही लगाया, लेकिन जैसे 8 महीने हुए उसने आधा पैसा वापस ले लिया, मतलब 1.5 रुपए छोड़ा। कितना? ठीक है। और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया, तो ए ने 10 महीने तक तो इतना ही पैसा लगाया, लेकिन 10 महीने बाद 1/4, 2 का 1/4 आधा होता है, आधा रुपए ले लेगा तो 1.5 रुपए उसके। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा बताओ। दोस्तों वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 में से 10 महीने हो गए तो 2 महीने तक 1.5 रुपए लगाएगा। 8 महीने हो गए तो 12 में से बचे 4 महीने, 4 महीने तक 1.5 रुपए लगा। हम यहां पर देखें तो ए ने 20 रुपए तो यहां लगाए थे, और इसको गुना करेंगे 3 रुपए यहां लगाए थे, इसको गुना करेंगे 24, इसको गुना करेंगे 6। तो अगर हम देखें तो ए का इन्वेस्टमेंट हो गया 23 का, और बी का इन्वेस्टमेंट हो गया 30 का। ये दोनों मिला के टोटल हो रहा है 53, और 53 की वैल्यू हमें दे रखी है 53,000। तो एक की वैल्यू 1000, 23 की वैल्यू 23,000। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्या करें इस सवाल को, दम ही नहीं बचा। 53 की वैल्यू 53,000 है और 23 की वैल्यू वो पूछ रहा है।